पाकिस्तान के इशारे पर ही बांग्लादेश में बड़ा सियासी षड्यंत्र रचा जा रहा है। बांग्लादेश ने भारत से मांगा शेख हसीना का प्रत्यर्पण। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने प्रत्यर्पण की मांग कर दी है। अंतरिम सरकार ने भारत को एक डिप्लोमेटिक चिट्ठी भेजी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किस तरीके से अब डिप्लोमेटिक नोट अंतरिम सरकार ने, आपको बता दें यहां पर खास तौर पर बड़ी खबर यही है कि किस तरीके से भारत को ये डिप्लोमेटिक नोट भेजा गया है। इंफॉर्मेशन वॉल का सीधे रुख करेंगे और बांग्लादेश का भारत के खिलाफ जो विद्रोह है, हसीना के प्रत्यर्पण की जो मांग की गई है, उसी को देखकर सबसे पहले जानिए कि आखिर खबर है क्या। खबर है बांग्लादेश ने डिप्लोमेटिक नोट भेजा है और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय विदेश मंत्रालय को इसके जरिए जो संदेश भेजा गया है उसी के बारे में खबर सामने आ रही है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग सामने रखी गई है। निधि, क्या खबर यह भी है कि हसीना को वापस ढाका भेजने की मांग रखी गई है। यूनुस सरकार की तरफ से बांग्लादेशी विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने यह दावा भी किया है। दावा यह है कि कोर्ट में पेश किए जाने का हवाला दिया है, क्योंकि उन पर कई तरह के केसेस हैं, 225 से ज्यादा केसेस। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने अपने विदेश मंत्रालय को चिट्ठी भेजी है। अब देखिए क्रोनोलॉजी समझिए इस पूरे मामले की। इसमें यह कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री को भारत वापस भेजो, भारत से वापस लाने की मांग की गई है। हालांकि बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार को जो डिप्लोमेट नोट भेजा है उसी के आधार पर ये पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझा रहे हैं, जहां पूर्व पीएम को बांग्लादेश वापस भेजा जाए और बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए ही उन्हें भेजे जाने की बात सामने रखी है। हालांकि जिस आधार पर यह मांग सामने रखी गई है उसी आधार पर अपने एक्सपर्ट्स के साथ भी करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर। जी हाँ, अब आपको बताते हैं विदेश मंत्रालय में सलाहकार जो तौहीद हुसैन है उनका बयान क्या है, वो बयान सुनवाते हैं, जिससे आप बांग्लादेश में भारत के खिलाफ चल रही जो साजिश है वो साफ साफ देख पाएंगे। बांग्लादेश एक्सपोज हो गया है। আমরা তাকে যে চাওয়া হচ্ছে ফেরত বিচার ব্যবস্থার জন্য সেটা জানিয়েছি। না এটা নোট ভার্বাল দিয়ে নোট ভার্বাল হ্যাঁ না भारत सरकार के। और अब एक और बड़ी खबर, क्योंकि बांग्लादेश की मांग पर विदेश मंत्रालय का बयान, जहां बांग्लादेश उच्चायोग से नोट मिला, ये बात कही गई है। अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे इसको लेकर। हालांकि देखना यही होगा कि भारत का आगे क्या रुख होता है इस पूरे मामले पर। लेकिन इस बीच ये जो डिप्लोमेटिक नोट आया है उस पर बांग्लादेश की मांग पर ही विदेश मंत्रालय का ये बयान कि नोट मिला है, लेकिन अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और आइए अब देखते हैं कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है इस पूरी चिट्ठी पर जो कि बांग्लादेश ने लिखी है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग इस चिट्ठी में कही गई है। हमें बांग्लादेश उच्चायोग से नोट वर्बल डिप्लोमेटिक मैसेज मिला है, ये विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया। रणधीर जायसवाल की तरफ से इस विषय पर अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। देखिए ये बहुत बड़ा बयान है, भारत का स्टैंड यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि अब एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपको इस बीच बता दूं कि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कर्नल अशोक कुमार तारा सर इस वक्त हमारे साथ हैं। पूर्व राजदूत सुशील कुमार सिंघल सर इस वक्त हमारे साथ हैं। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इस बीच पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं और साथ ही आपको बता दें ढाका से इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार मजहरुल इस्लाम थोड़ी देर में हमें करने वाले हैं ज्वाइन। उससे पहले प्रोफेसर संजय भारद्वाज, एक बैकग्राउंड के लिहाज से आपसे सबसे पहला सवाल इसलिए कर रही हूं कि प्रत्यर्पण की मांग किस आधार पर भारत से यह की जा रही है? क्या लीगल एक्शन की कार्रवाई को देखते हुए ही यह प्रत्यर्पण की मांग रखी गई है? और टाइमिंग इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दो तीन बातें साफ साफ है। पहली बात कि निश्चित रूप से भारत और बांग्लादेश के साथ में 2013 में हमने प्रत्यर्पण संधि की है, उसको 2016 में अमेंडमेंट किया है। क्लोज 8 कहता है कि अगर कोई क्रिमिनल है उसको प्रत्यर्पण किया जाए। लेकिन इसके पीछे दो बातें हैं। पहली बात कि उसकी मंशा क्या है, प्रत्यर्पण की कौन है, कि मोटिव्स क्या हैं, ये क्लियर होना चाहिए। ये पता है कि शेख हसीना यहाँ पे राजनीतिक असाइलम है और उसका उनको जो ये बनाया गया है ये सब क्रिमिनल केसेस, ये सब पॉलिटिकल केसेस हैं, तो उसका मेरिट देखेगी सरकार निश्चित रूप से, तब इस पे डिसीजन लेगी। सेकंड बात, जो दूसरी बात है कि प्रत्यर्पण की बात कर कौन रहा है। क्या पहली बात कि क्या प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रिजाइन किया है? वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स इस तरीके के नहीं है। दूसरी बात कि जो सरकार डिमांड कर रही है क्या वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है? वो इलेजिटिमेट सरकार है, इलीगल सरकार है। मोहम्मद यूनुस की कोई भी संवैधानिक
उपयोगिता नहीं है, कोई किसी तरीके का प्रोविजन नहीं है, वो प्रत्यार्पण की बात कर रहे हैं। ये कई बेसिक सवाल हैं। भारत सरकार बांग्लादेश से पूछ सकती है कि आप किस आधार पे किसका प्रत्यार्पण की बात कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री कभी रिजाइन नहीं किया वो एक्सेप्ट नहीं कह रही है कि मैंने कभी रिजाइन नहीं किया। तो ये कई मुद्दे हैं, ये राजनीतिक मुद्दे बनाने का प्रयास कर, और इसमें बाहरी ताकतें इन्वॉल्व है। निश्चित रूप से पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान कभी से चाहता था कि उनकी मंशा थी कि जो उनकी डिफीट 1971 में हुई और जो अलग हुआ उसका बदला लेना चाहते हो। और दूसरा जो तो सवाल यही है ना सर कि बांग्लादेश आखिर पाकिस्तान से चाहता क्या है, इसको लेकर भी आपसे सवाल करूंगी। ये जो रीबैलेंस बनाने की दोनों कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे मोटिव क्या है, मंशा क्या है, सवाल इसको लेकर भी होगा। निधि। बिल्कुल संजय भारद्वाज जी, आपने बड़ी बात कही कि इसमें बाहरी ताकतें इन्वॉल्व हो सकती हैं और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान से हमारे साथ पत्रकार आरजू काजमी जी जुड़ रहे हैं। आरजू जी, देखिए प्रत्यर्पण संधि को तो 11 साल हो गए, लेकिन राजनीतिक मामलों में एक अलग दिशा होती है दोनों मुल्कों की, क्योंकि प्रत्यर्पण संधि जो भगोड़े होते हैं, जो उग्रवादी होते हैं, उनको लेकर की गई थी। शेख हसीना का मामला अलग है क्योंकि राजनीतिक मामलों में आ जाता है। इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ही लग रहा है कि वो बांग्लादेश को उकसा रहा है कि शेख हसीना के साथ ये सलूक किया जाए। ऐसा क्यों? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने उकसारा के शेख हसीना के साथ क्या सलूक किया जाए, इसलिए कि वो आप लोगों का आपस का मामला है, बांग्लादेश और भारत का। इससे पहले भी आपके यहाँ से कहा जा रहा था कि जो बांग्लादेश से जो लोग गए भारत इलीगल तरीके से, उनको निकालने की बात भी की जा रही थी। बाकी जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तो वहाँ की जो नई गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश की, वो पाकिस्तान के साथ अपने बातचीत को बढ़ाना चाह रही है, दोस्ती दिखाना चाह रही है। तो उसमें मेरे ख्याल है पाकिस्तान को भी थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, इसलिए कि ये सारी चीजें हम पहले अफगानिस्तान में भुगत चुके हैं कि हमने जिस तरीके से अफगानिस्तान का साथ दिया या तालिबान का, और उसके बाद जो कुछ पाकिस्तान को फेस करना पड़ा, ऐसा ना हो कि बांग्लादेश के साथ भी उसी तरह के टर्म्स हमारे हो जाएं। तो इस वक्त पाकिस्तान बहुत आगे की तरफ जा रहा है और बांग्लादेश भी बार बार उन्हें कह देता है कि जी सिक्योरिटी के लिए भी कहा गया कि चेक नहीं होगी, और वीजा के लिए भी काफी पॉलिसीज जो हैं अपनी उन्होंने नरम की हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए डेफिनेटली दोनों कंट्रीज इस वक्त तो आगे जा रही है, लेकिन ये कहाँ तक जा पाएंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि केयर टेकर गवर्नमेंट है और ये कितने दिन की है बांग्लादेश की, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन ये सवाल एक इसलिए भी आरजू इस वक्त खड़ा हो रहा है कि क्या उन पुरानी सारी बातों को बांग्लादेश भूलने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ एक्सपर्ट ने भी 1971 का जिस तरीके से जिक्र किया है, आज आप अगर अपने आप को रीबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन आखिर पाकिस्तान से क्या है बांग्लादेश की? देखिए, पाकिस्तान में तो ये बात भी की जा रही है कि बांग्लादेश को शायद अब एहसास हुआ है कि 71 में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, हम तो उस चीज को अपने फेवर में ही बात करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान में तो ये बात भी की जा रही है कि अब जाके बांग्लादेश को एहसास हुआ कि 71 में गलत हुआ था, इनको अलग नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश के तमाम लोग ऐसा ही सोच रहे हैं, और पाकिस्तान अगर इस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जाके हमें जरूर इसमें प्रॉब्लम आएगी, और इसके लिए यकीनन एहतियात करनी चाहिए जो यहाँ पर नहीं की जा रही। लेकिन आरजू जी, ये छुपा नहीं है कि बांग्लादेश में कितनी बर्बरता हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती जा रही है। ये मामला एस्केलेट हुआ, यूएन तक भी गया, और इस मामले में एक लगातार किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान उस बांग्लादेश का साथ दे रहा है जहां पर खुद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव होता है। मैं आऊंगी आरजू जी आपके पास। हमारे साथ सुशील कुमार सिंघल साहब भी मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। सुशील जी, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, एक तरफ भारत का रुख यहाँ पर बहुत जरूरी है। भारत अभी कुछ पत्ते नहीं खोल पा रहा है कि क्या करना चाहिए। जो चिट्ठी है उसे कैसे जवाब दिया जाएगा उसका, ये अब देखने वाली बात होगी। सुशील जी। देखिए, ऐसा है कि ये कल ही इन्होंने नोट वर्बल, जो कि वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि एक नोट वर्बल उन्होंने अपने हाई कमीशन के थ्रू हमारे विदेश मंत्रालय को दिया है, जिसको हमारे प्रवक्ता ने, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कहा है कि हमारे पास एक नोट वर्बल आया है, जिसमें उन्होंने शेख हसीना को भेजने की डिमांड की है। अब इस सब में पहले तो एक लीगली हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास एक्सट्रेडिशन की हमारी ट्रीटी है, जो कि एक अमेंडमेंट में हुआ था उसका बाद 2016 में, लेकिन उसकी एक क्लॉजेज हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ये नहीं होता है कि जो है किसी देश ने कहा कि हमें भेज दीजिए और दूसरा देश उसको लेकर के भेज देता है। दिस इज अ लीगल प्रोसेस। और इसमें जो आर्टिकल हैं जो है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो है, उसमें आर्टिकल 6, 7, 8, और उसमें 6, 8 बहुत महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल 6 में लिखा है कि हमने कि अगर कोई किसी को कोई पॉलिटिकल
पर केस इरादे से किया जा रहा है, राजनीतिक रखते हुए किया जा रहा है, तो उसको जो है दूसरा देश मना कर सकता है भेजने के लिए, पहला। दूसरा है कि अगर ये लगता है, जिस देश से रिक्वेस्ट की गई है, आग्रह किया गया है कि भाई कि ये जो है जो जिसके खिलाफ ये केस करा जा रहा है वो उसको जो है उसको न्याय नहीं मिलेगा प्रॉपरली, और उसके जो जिस इरादे से किया जा रहा है वो इरादा जो है ठीक नहीं है, तो उसके लिए वो मना कर सकते हैं। ये तो लीगल पोजीशन हुई। और प्लस उसके अलावा क्या होगा कि ये कोर्ट केस, अगर भारत सरकार कहती है कि हाँ जी एक्स्ट्रेडिशन के लिए सोचना चाहिए, तो वो कोर्ट में जाएगा मामला, कोर्ट डिसाइड करेगा, और इनको बांग्लादेशी साइड को एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि ये जो है जो वो क्लेम कर रहे हैं वो सही है, और हमारे कानून के हिसाब से, हमारे जो एविडेंस एक्ट है उसके हिसाब से वो सही बात बन रही है। तो ये तो बहुत अभी शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है सर। मैंने इसीलिए टाइमिंग की बात की। और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने अब मोहम्मद यूनुस से बातचीत की है, और यूनुस से सुलिवन ने कहा बांग्लादेश में मानवाधिकारों का सम्मान किया जाए, सभी धर्मों के मानवाधिकारों का सम्मान होना बहुत जरूरी है, और सभी धर्मों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित सरकार को करनी होगी। आपको बता दें बांग्लादेश में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है। तो हस्तक्षेप अमेरिका का भी है। अमेरिका ने क्या कुछ कहा है यूनुस सरकार से, आइए आपको बताते हैं। अमेरिका ने जो बातचीत की है उसके क्या अंश सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के हालात पर अमेरिकी एनएसए ने बात की है। बांग्लादेश में मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए, किसी भी धर्म के व्यक्ति के मानवाधिकारों का सम्मान होना चाहिए। बांग्लादेश में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता, कमिटमेंट जताया है। चुनौतीपूर्ण हालात में बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा अमेरिका, ये भी कहा गया है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए बांग्लादेश में अमेरिकी समर्थन को दोहराया गया है। हमारे साथ बांग्लादेश से एक पत्रकार जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मजरुल इस्लाम खलिक साहब जुड़ रहे हैं, नेशनल डेली बर्ता सरूनी के पत्रकार हैं आप। मजरुल साहब, अब देखिए अमेरिका भी लगातार नज़र तो रखा हुआ है, लेकिन इफ़ एंड बट के साथ वो कंडीशंस हैं कि अगर आपने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया, ये लिमिट क्रॉस की, तो फिर अमेरिका अपने स्टाइल में फिर उसका जवाब देगा। बांग्लादेश में हालात सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि कितनी बर्बरता पूरी दुनिया ने देखी है। इस बीच शेख हसीना का मामला सामने आया है, क्या सोच रहा है इस वक्त बांग्लादेश? पहले आपने जो सवाल किया कि ह्यूमन राइट्स इन बांग्लादेश, तो पहले ये पूछना पड़ेगा यूएस जो है, अमेरिका जो है, उनकी ह्यूमन राइट्स कैसा है। और बांग्लादेश के इशू पे अगर आए, आपको पता हो कि जुलाई के बाद जो 5 अगस्त आया, उधर जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, हसीना को देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद जो गवर्नमेंट आया, यूनुस गवर्नमेंट जो है ये ट्राई कर रहे हैं कि कल हम मेरा साथ बातचीत हुआ कि हमारा जो पुलिस चीफ है, बीजी बॉर्डर गार्ड चीफ है, उन दोनों से बातचीत हुआ। उन दोनों की ये बोल रहे थे कि पहले कंट्री के जो सिचुएशन चल रहा है, जो मॉब जस्टिस एंड अदर्स जो सिचुएशन है, इन सिचुएशन को वो कंट्रोल पे लाना चाहते हैं। पुलिस स्टेशन पे जो हंगामा हुआ से जो आर्म्स बरामद हो गया था, लूट हो गया था, ये सारे बातों के वो कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन को, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले कंट्रोल के। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहीं ना कहीं बांग्लादेश के हालात पर सवाल तो खड़े कर दिए ना। इसीलिए आज यहाँ पर भी अगर अमेरिका का ये रुख सामने आता है, जहाँ सभी धर्मों को ध्यान रखते हुए वहाँ के हालात को लेकर वो भी चिंता जाहिर कर रहा है, तो सवाल इस पर भी बनता है। लेकिन इस बीच अब आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर किस तरीके से बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ ये दोस्ती और ये जो नया गठजोड़ है, ये भी सवालों के घेरे में आता जा रहा है। मैं एक बार फिर से संजय भारद्वाज सर आपके पास आ रही हूँ, इसीलिए हाथ से समझने के लिए कि आखिर बांग्लादेश के इस हालात को देखते हुए बार बार अब पाकिस्तान का ये रुख किस तरीके से सामने आ रहा है, दोनों की किस तरीके की गिव एंड टेक पॉलिसी के देखते हुए रिश्ते आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये गठजोड़ कैसा है? देखिए, इसमें अगर मोटे तौर पे बांग्लादेश की राजनीति समझने का है तो दो ताकतें वहाँ पे मजबूत है। एक 1947 का विचार है जो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात करता है, इस्लामिक राष्ट्रवाद की बात करता है, और पाकिस्तान के विचार में विश्वास करता है, वो ओल्ड मुस्लिम लीगर्स हैं।
उनकी लड़ाई जो बंगाली राष्ट्रवाद है, जो बंगाली है, जो बांग्लादेशी अपने आप को बंगाली अस्मिता से जोड़ के, संस्कृति से जोड़ के देखते हैं, जो 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होकर उनको डिफीट करके कोलैबोरेटर्स को, पाकिस्तानी आर्मी को मुंह की खिला के जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये वही यूनिस हैं जो जानते हैं कि आज़ाद होने के लिए, ये वही पाक भी है जिसे आज़ादी के लिए ही 1971 में उन्होंने अमेरिका में एक नागरिक कमेटी बनाई और बांग्लादेश इंफ्रा सेंटर चलाया था, यूनुस ने ही। वो क्या ये सब कुछ भूलने को तैयार है? आरजू ने भी इस बात का जवाब दिया था और ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं अगर वो रिश्ते रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या वो अपना इतिहास भुलाने को तैयार है? देखिए, दो बातें मोहम्मद यूनुस के लिए साफ साफ है। उनके आंखों पे पावर की पट्टी चढ़ गई है, उनको वो विंडिक्टिव हो गए हैं और उनको ये नहीं देख रहा जो एक दुनिया के सामने उनका चेहरा था कि वो विमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन, इनकी बात करेंगे, सेकुलरिज्म की बात करेंगे। वो आज जमात के साथ गठजोड़ किए हुए, वो पाकिस्तान के साथ गठजोड़ किए हुए हैं, तो इनके जो पट्टी चढ़ी हुई है वो बेसिकली पावर की, और इनको विंडिक्टिव हुए हैं। शेख हसीना के खिलाफ ये खड़े हुए थे और अवामी लीग के, तो इनकी बात को छोड़ दीजिए। पाकिस्तान ये नहीं, बांग्लादेश ये नहीं चला रहे, बांग्लादेश को जमात चला रही है, बांग्लादेश को पाकिस्तान समर्थित जो ताकतें हैं बांग्लादेश में वो चला रही है, उनके पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। जो मैं अमेरिका की बात कहूंगा कि देखिए, अमेरिका का दोहरा चेहरा साफ साफ सबके सामने होना चाहिए लोकतंत्र को लेके। वर्चुअल समिट हुआ 2021 में, उन्होंने पाकिस्तान को तो लोकतांत्रिक वर्चुअल समिट में बुलाया और बांग्लादेश को नहीं बुलाया। अमेरिका के लिए पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश है और बांग्लादेश नहीं है। ये इस तरीके के दोहरे डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं समझना चाहिए। ठीक है संजय भारद्वाज जी, जो डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं अमेरिका की या फिर बांग्लादेश की, वो खुलकर सामने आ गया है इस घटना के बाद। हालांकि भारत ने पनाह दी, बांग्लादेश को सबसे ज्यादा दिक्कत तो इसी बात को लेकर है कि शेख हसीना को भारत ने पनाह क्यों दी, इसीलिए प्रत्यर्पण की बार बार मांग की जा रही है और अब तो खुलकर चिट्ठी भी लिख दी है। बांग्लादेश में हालात कैसे खराब हो रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी 1971 युद्ध के, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। 1971 की जंग में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हो रहा है। बुजुर्ग शख्स के गले में जूतों की माला तक डाली गई है। ये देखिए, ये बुजुर्ग शख्स आपको दिख रहे हैं, ये वेटरन है और ये युद्ध में शामिल रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे और उनके गले में इस तरह जूतों की माला पहनाई गई है। इससे ज्यादा बड़ी अपमान किया जा रहा है, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया जा रहा है। तो मानव अधिकारों का हनन एक तरफ, तो दूसरी तरफ ये बदसलूकी का मामला जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सामने आया है। इन बुजुर्ग व्यक्ति के कैसे गले में जूतों की माला पहनाई गई है। इन तस्वीरों को जरा एक बार फिर से गौर से देखिएगा, क्योंकि जो वीडियो अब हम आपको दिखा रहे हैं उसे खुद अवामी लीग ने ही शेयर किया है और इसमें जिस बुजुर्ग शख्स के गले में ये जूतों की माला डाली गई है उनका नाम अब्दुल हुई कानू है। 87 साल इनकी उम्र है। बांग्लादेश की जंगे आज़ादी के ये सिपाही रहे हैं और दावे के मुताबिक बांग्लादेश की स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल को जूतों की माला पहनाने वाले कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी के समर्थक ये बताए जा रहे हैं। जमात, ये वही जमात है जो इन दिनों यूनुस सरकार की सबसे बड़ी समर्थक है। 1971 की जंग में बांग्लादेश की आजादी की बजाय पाकिस्तान के साथ थी और यही बात स्टूडियो में मौजूद एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश की कमान इस वक्त यूनुस सरकार के हाथ में नहीं है बल्कि ये जमात के हाथ में है। और अब देखिए, जमाते इस्लामी के ये समर्थक अपने ही सेनानियों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। तो लगातार ये बदसलूकी सामने आ रही है और ये खुलेआम सामने आ रही है। एक्सपोज हो चुका है बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश सरकार जमात चला रही है? अब बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जमात पर कई इल्जाम है, पाकिस्तान के साथ गठजोड़ के भी इल्जाम है। बांग्लादेश जमाते इस्लामी सबसे बड़ी इस्लामी राजनीतिक पार्टी दरअसल है। जमाते इस्लामी प्रतिबंध हटने के बाद, बैन हटने के बाद तेजी से विस्तार कर रही है और शेख हसीना के खिलाफ लोगों को भड़काने में आक्रामक रही है। यही जमात के लोग थे जो शेख हसीना के खिलाफ फांसी की मांग कर रहे थे। यूनुस सरकार में जमात के नेता अहम भूमिका निभा रहे हैं। बांग्लादेशी जमात के नेताओं का पाकिस्तान से मजबूत रिश्ता भी रहा है। हालांकि बांग्लादेश बनने के बाद मुजीबुर रहमान ने प्रतिबंध लगा दिया था और 1971 के नरसंहार में जमात का भी बड़ा हाथ था। आपको बता दें, 1976 में जमात ने राजनीति में दोबारा प्रवेश किया और अदालतों ने युद्ध अपराधों के लिए बड़े नेताओं को दोषी तक ठहराया। हालांकि अवामी लीग सरकार ने जमात को चरमपंथी संगठन माना था। कर्नल अशोक कुमार तारा सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं।
शुक्रिया, बेहद शुक्रिया TV9 को वक्त देने के लिए सर आपका। लेकिन अब ये तस्वीर किस तरीके से बांग्लादेश को सवालों के घेरे में खड़ा करती है? देखिए, ये बात काफी चल रही है, हर आदमी अपने अपने तरीके से बता रहा है, लेकिन जो इस वक्त दुनिया का हाल है उसके पीछे जो ताकतें हैं, वो जो ताकतें हैं उनका जो दुनिया को रिलीजन के हिसाब से, फेथ के हिसाब से, पॉलिटिकल, इकोनॉमी और मिलिट्री से डोमिनेट करने का तो है। उसके लिए जो साउथ ईस्ट एशिया का एरिया है, जिसके ऊपर इंडियन ओशन और उसके नीचे जो है उसको डोमिनेट करने के लिए ये बहुत जरूरी है। उन जो हमारे भारत और बांग्लादेश के अगेंस्ट है, चाहे वो इस्लामिक कंट्री है या बिग पावर है, कि वो बांग्लादेश और भारत को कमजोर बनाए और इन दोनों के अंदर किसी भी तरीके से, चाहे धर्म से चाहे इकोनॉमी से, देश को कमजोर करें और उनके हुक्म के मुताबिक ये दोनों मुद्दे चले। तो मैं इस बांग्लादेश की लड़ाई में मार्च 71 से दिसंबर 71 और उसके बाद जनवरी 72 तक रहा हूँ। जब मैं शेख मुजीब रहमान को मिला हूँ, मैं लोगों को मिला हूँ, मैं जानता हूँ। उसके बाद जो मुझे लड़ाई के अंदर वीर चक्र मिला था और उसके बाद मैंने शेख हसीना जी की फैमिली या शेख मुजीब की फैमिली को बचाया था, तो बांग्लादेश ने मुझे उनका सबसे ऊंचा जो है फ्रंटल डिवीजन वार ऑनर दिया। उसके बाद मेरा मिलाप फैमिली, लोगों के साथ, पब्लिक के साथ लगातार रहा है। मैं जानता हूँ आज की जनरेशन जो है, जो बांग्लादेश के असली जो है, वो इस चीज को हिंदू मुस्लिम या कास्ट के ऊपर नहीं है, वो बाहर जाते हैं, वो बांग्लादेश को एक ऊंचा बनाना चाहते हैं। लेकिन ये जो इस्लामिक कंट्रीज है और जो वो बिग पावर है, वो नहीं चाहती। सर, ये इस्लामिक कंट्रीज आखिर चाहती क्या है? सॉरी, माफ कीजिएगा, आपको 5 सेकंड के लिए रोक रही हूं, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि जिनको आप इस वक्त सुन रहे हैं, ये 1971 की सेना में शामिल वो सेनानी है जिन्होंने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। इसीलिए आज वो उस हालात के साथ साथ आज की उस तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं कि कैसे सेनानियों के साथ ये व्यवहार किया गया। लेकिन सर, सवाल यही है, जो इस्लामिक कंट्रीज, उनकी मंशा को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, ये इस्लामिक कंट्रीज का मोटिव है क्या? कौन है ये इस्लामिक कंट्रीज है जो कि अपने इस धर्म को दुनिया के डोमिनेट करना चाहती है। और ये पाकिस्तान है, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान भी उनका एक खिलौना है हाथ का। उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान इसको ईस्ट पाकिस्तान बनाना चाहता है, उन्होंने पाकिस्तान को भी इस्तेमाल किया है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये शुरू से है। जब 75 के अंदर 1975 में उन्होंने शेख मुजीब रहमान का असैसिनेशन किया था, पूरी फैमिली को खत्म किया था, वो तब से जब वहां फेल हुए, फिर हसीना जी आई। ये नहीं चाहते इस्लामिस्ट कंट्रीज या दूसरी कंट्री है कि बांग्लादेश जो है एक गणतंत्र राज बने। क्यों? गणतंत्र राज बनने के बाद वो राज जो है पब्लिक राज हो जाता है। और कर्नल अशोक जी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं। आप स्वतंत्रता सेनानी रहे। मजरूल इस्लाम साहब, मुझे उम्मीद है आप सुन रहे होंगे उनको और उनकी आप बीती को। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ढाका से ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल अशोक मजरूल इस्लाम। मजरूल, ऐसा लग रहा है कि जो हुक्म का इक्का है, बांग्लादेश सरकार ऐसा मान कर बैठी है कि ये उनके पास है जमाते इस्लामी पार्टी के रूप में, और इसीलिए उनको ये हक है कि मानवाधिकारों का हनन करें। स्वतंत्रता सेनानी जो युद्ध लड़े उनके लिए, उनको उनके साथ बदसलूकी करें, उनको जूते की माला तक पहनाएं। ये सब बदसलूकी की गई है। क्या ये जायज लगता है? क्या आप अमेरिका को चेहरा दिखा पाएंगे? बांग्लादेश दिखा पाएगा पूरी दुनिया में? Let me inform you one thing. Not only Jamaat Islam. Jamaat Islam is holding only 3% of the total voters of this country. They are not the majority party. Besides, there are other. सर, हिंदी में अगर आप बोल पाए प्लीज। अच्छा जी। जमात इस्लाम के बारे में हम कह रहे हैं कि ये only 3% voters they are having. लेकिन बैकडोर से उनकी जो भूमिका रही है, वो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं, ये इल्जाम है। They are following the Islamic religion, not Pakistan only. They are trying to establish this country and from this country as an Islamic state. जमात इस्लाम के साथ साथ जो हिजबुत तहरीर है,
जो बैन पॉलिटिकल बैन पार्टी है वो भी एनलिस्टेड है इस पे, वो भी काम कर रहे हैं। हिजबुत तहरीर के संसद जो हिफाजत है वो भी काम कर रहे हैं, ये एंटी ऑन इस्लामिक स्टेट फॉर्मेशन के लिए ये भी काम कर रहे हैं। तो डोंट ओनली टारगेट ऑन जमात, बिकॉज देयर आर अदर फैक्टर्स विद दैट। सर, विद दीज फैक्टर्स क्या यही इस्लामिक कंट्रीज से करीबी बांग्लादेश को कट्टरपंथ की ओर तेजी से नहीं धकेल देगी? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। और आरजू, इसी सवाल के साथ आपके पास भी आ रही हूं, क्योंकि इस वक्त 1971 में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जिन्होंने देश के लिए सेवा दी है, वो भी तो साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं ना कि इस्लामिक कंट्रीज का मोटिव साफ तौर पर नजर आ रहा है, और उन्होंने तो पाकिस्तान का नाम भी लिया अभी। देखिए, जो पहले गवर्नमेंट थी बांग्लादेश की वो भारत से नजदीक थी, और अब जो नई गवर्नमेंट आई है वो भारत से दूर है। तो अगर वो भारत से दूर होगी तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान से नजदीक हो जाएगी। और अभी तो जो उनके नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने तो ये भी कहा है कि वो 71 में जो कुछ हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे पाकिस्तान से, उसका भी कोई इशू वो सॉल्व करने जा रहे हैं। अब क्या चीज है पता नहीं, इसलिए कि बहुत साल हो गए और मेरे ख्याल है बांग्लादेश को अब अपने काम से काम रखना चाहिए और पाकिस्तान को भी थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए, इसलिए कि जो कुछ हो गया 71 में उसको चेंज नहीं किया जा सकता और ना ही करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश की तरफ से भी मैच्योर तरीके से बात की जा रही है और पाकिस्तान उसको जाहिर इसलिए एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि वो भारत के खिलाफ है। और जैसे वो कहा जाता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो यहाँ पर वही गेम चल रही है। तो दुश्मन का दुश्मन कौन है अभी, आरजू काज़मी साहब? देखिए, अभी भारत के साथ तो दोनों की ही दुश्मनी है ना, ये लड़ाई है। समझ लीजिए कि पाकिस्तान के साथ भी भारत की कोई खास अच्छी रिलेशंस नहीं है और इस वक्त बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही है। तो इसलिए बांग्लादेश और पाकिस्तान, इसीलिए अगर भारत के खिलाफ दुश्मनी है आरजू काज़मी जी, तो इसीलिए भारत और इसीलिए बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हो गए हैं और भारत के खिलाफ फिर षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्या ऐसा बोलना चाह रही हैं? सर, कुछ कहना चाहते हैं आरजू जी? जी देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मिलके कोई साजिश हो रही है। जो कुछ है सामने है, सोशल मीडिया है, आपका मीडिया है, तो कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती। लेकिन ये जरूर है कि दोनों साथ में इसीलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दोनों ही भारत के अगेंस्ट है। जाहिर हमारे भी प्रॉब्लम्स रहे हैं भारत के साथ और अभी भी हैं, और यही चीज इस वक्त बांग्लादेश में भी हो रही है। तो इसलिए दोनों साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों सिर्फ एक ही रीजन है। अशोक सर, इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। सर, आप हाथ रेस कर रहे थे, बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बोला है कि मैं 71 में उन लोगों के साथ रहा हूँ। राइट। बांग्लादेश में जो जनता है, चाहे वो धर्म मुस्लिम है, लेकिन वो अपने आप को बंगला पहले मानते हैं, चाहे वो हिंदू है या कुछ भी है। उन्होंने आजादी की लड़ाई मुसलमान हिंदू के ऊपर नहीं लड़ी, बल्कि एक बंगला देश को, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश को हमेशा नीचे दिखता। उन्होंने बंगला लैंग्वेज को या जुबान को कभी भी राष्ट्रीय जो है देने की कोशिश नहीं की। यह वही शक्ति थी जिसने कि शेख मुजीब रहमान को इतना ऊंचा उठाया और देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन जो इस्लामिक कंट्री है वो बांग्लादेश या बांग्ला जबान को नहीं, बांग्ला कल्चर को नहीं, बल्कि अपने उर्दू लैंग्वेज को या अपनी जो उनकी लैंग्वेज है उसको लेकर, और यही जड़ है सर, मुस्लिम को डोमिनेट कर सकती है। बिल्कुल यही जड़ है जो कि आप जिक्र कर रहे हैं कर्नल अशोक। और इस बीच शेख हसीना खेमे से एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि उनके बेटे, शेख हसीना के बेटे का सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है। बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। इस बात को स्वीकारा है वाजेद ने, जो कि शेख हसीना के बेटे हैं। मानवाधिकार उल्लंघन की निष्पक्ष जांच हो, ये भी सजीब वाजेद की तरफ से कहा जा रहा है। यूनुस सरकार ने न्यायपालिका को हथियार तक बना दिया है। वाजेद की ओर से ये कहा गया, आरोप लगाया गया, बांग्लादेशी न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। ये कहना है सजीद वाजेद का, जो कि शेख हसीना के बेटे हैं। उनके प्रत्यर्पण की मांग की गई है और अब उनकी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर सामने आई। और आपको बता दें कि यूनुस सरकार में शामिल कई सलाहकार भारत में शेख हसीना की मौजूदगी पर एतराज भी जता चुके हैं। उनके बयानों को मुसीबत का सबब बता चुके हैं। खुद मोहम्मद यूनुस भी शेख हसीना को वापस भेजने की मांग कर चुके हैं। প্রতিটি হত্যার বিচার আমরা করবই। জুলাই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচারের যে উদ্যোগ আমরা নিয়েছি তার কাজও বেশ ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রথিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকেও আমরা ভারতের কাছ থেকে ফেরত চাইব। কেবল জুলাই আগস্ট হত্যাকাণ্ডই নয়, আমরা গত 15 বছরে সব অপকর্মের বিচার করব। অসংখ্য মানুষ গুম হয়েছে, খুন হয়েছে এই সময়ে।
तो सजीव वाजेद को आपने देखा कि सोशल मीडिया पर उनका क्या पोस्ट रहा, और यूनुस सरकार को भी आपने सुना कि उनका क्या टेक है। सुशील जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्विक, क्योंकि हम आखिरी पड़ाव पर हैं इस बहस के। अब क्या होगा, क्या प्रत्यर्पण की मांग मानी जाएगी भारत की ओर से? भारत पर अब है सीधा जो गेम है भारत के पाले में। देखिए, ऐसा है कि तो रिक्वेस्ट आई है इसको, जैसा कि विदेश मंत्रालय ने भी बोला है कि हमारे पास आई है, अभी कमेंट कोई नहीं है, तो अभी एग्जामिन करा जाएगा। इसमें तो बहुत समय लगता है, लेकिन जब जो बहस जो डिस्कशन हो रहा है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि ये जो जमात इस्लामी की हम बात कर रहे हैं, इनको एक एक्चुअली ये रजाकार का रूप है। ये रजाकार वहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रुप है जिन्होंने 71 में जो वार हुई थी, आज़ादी की जो लड़ाई हुई थी, उसमें उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था। और जमात इस्लामी उसी का रूप है। अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि 47 में जो दो नेशन थ्योरी हुई थी उसको लाना चाहते हैं। और जो 71 की जो वार थी, जो शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग ने लीड किया था, उसको वो नेगेट करना चाहते हैं कि वो थी नहीं, वो बेकार की चीज़ हुई थी। तो हम ये कह रहे हैं कि बहुत ये जमात इस्लामी बहुत 3% है या 2% है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सबसे ज़्यादा वोकल वो है जो साइलेंट मेजॉरिटी है, जो नहीं चाहती है, वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं। अंडरस्टूड सर। तो बड़ी बात आपने कही और समराइज कर दिया इस पूरे सिनेरियो को, ये समझाते हुए देखना यही होगा कि अगर यहाँ पर रीबैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, क्या 1971 के उसी इतिहास को भूलते हुए पाकिस्तान से बांग्लादेश अब अपने रिश्तों को सुधारने की भी कोशिश कर रहा है? इस पर भी आगे लगातार हमारी नजर बने रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें ज्वाइन करने के